कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी एक बात अनकही। रश्मि कुलश्रेष्ठ अलीगढ़ में पैदा हुई, दिल्ली में रहती हैं और एक न्यूज चैनल में काम करती हैं। आइए सुनते हैं उनकी लिखी कहानी। मुझे प्यार है तुमसे, बुदबुदाते हुए मैंने फिर से गीली मिट्टी पर शेखर लिखा और सरयू नदी के दूसरे छोर में डूबते सूरज को देखने लगी। सामने पक्के घाट पर संध्या आरती की तैयारी चल रही थी। गेरुए कपड़े पहने पुरोहित बड़े बड़े पिरामिड वाले दीपक तैयार कर रहे थे। अगरबत्तियों के मोटे गट्ठर सुलगने शुरू हो गए थे। निचली सीढ़ी पर फूल दीपक लिए भक्तों की कतार लगने लगी। थोड़ी देर में घंटे घड़ियाल के साथ आरती शुरू हो गई। एक स्वर में बोल गूंजने लगे। कितना उत्साह था सब में, कितनी उम्मीद, जैसे ईश्वर को भेजी जाने वाली उनकी प्रार्थनाएं स्वीकार हो रही हों। पीठ पर झूलते बालों का मैंने जूड़ा बनाया और सर पर लाल दुपट्टा ओढ़कर आसमान देखने लगी। ईश्वर से हिम्मत मांगने लगी कि मैं शेखर से अपना प्यार कह सकूं, उसे बता सकूं कि वो सिर्फ मेरा पड़ोसी या बचपन का साथी नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। मेरी हथेलियां कसी तो ठंडी महसूस हुई। क्या मैं डरी हुई थी? नहीं, ये डर के लक्षण तो नहीं। हथेलियां पसीजना आम बात है, होंठ बार बार पड़पड़ाना, सांसें धौंकनी सी चलना, डरना तो नहीं। आरती पूरी होने के साथ शांति हुई तो पर्स में रखे मोबाइल पर लगातार बजती घंटी सुनाई दी। मैंने ठूस कर भरे हुए बैग में से मोबाइल निकाला। माँ थी। कहाँ रह गई गेसु? उन्होंने सीधे पूछा। मैंने रिसीवर के आगे हथेली लगाकर बहती नदी की आवाज रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बस आ रही हूं, वो पार्लर वाली दीदी देर से आई तो लेट हो गया। अच्छा ठीक, हो गया सब कुछ? उन्होंने पूछा तो मैंने अपनी लंबी उंगलियों की लाल रंग की नेल पॉलिश देखते हुए कहा, अभी नहीं माँ, ब्राइडल पैकेज है, कल फिर आना होगा और शायद परसों भी। भली सी तो शक्ल है तेरी, कितनी लीपापोती करवाएगी? खैर, कल से तू ये सारे काम दिन में करवाना बेटा, तेरी शादी होने वाली है। यूं देर तक घर से बाहर रहती है तो चिंता होने लगती है। अब तू पराई अमानत है, समझा कर। उनकी आवाज में फिक्र महसूस की मैंने। शायद ऐसी ही फिक्र हर उस माँ को होती होगी जिसकी बेटी का ब्याह 10 दिन में होने वाला हो। 22 फरवरी को मेरी शादी थी, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन। सुन, पापा को नहीं बताया कि तू इतनी देर तक बाहर है। तू पीछे वाले दरवाजे से आना और चुपचाप ऊपर अपने कमरे में होते हुए नीचे आना, ठीक है? कहकर माँ ने फोन रख दिया। पापा को जो बातें पसंद नहीं होती उन्हें माँ और मैं अक्सर छुपा जाते थे। माँ ने जब बाल कटवाए तो क्लिप में छुपा लिए। मैंने जीन्स पहननी शुरू की तो लंबी कुर्ती के नीचे दुबका ली। लड़कों से दोस्ती का जिक्र तक नहीं किया। माँ को पता थी ये बात और उन्होंने वादा लिया था कि मैं दोस्ती तक ही सीमित रहूं। घरों में लगने वाले अंकुश हमें छुपाना सिखा देते हैं और मैंने ये छुपाना इस कदर सीखा कि माँ पापा के साथ शेखर से भी छुपा बैठी कि मैं उससे प्यार करती हूँ। या शायद मैं उसके कहने की राह तक रही थी। लेकिन अब समय नहीं कि और इंतजार करूं। अगर अब यानी शादी से पहले नहीं कहा तो ये अनकहा मन की दीवारों पर रेंगता रहेगा जिंदगी भर। हिम्मती लड़कियां भी प्रेम जताने में कमजोर पड़ जाती हैं, फिर मेरी क्या बिसात। मुझे घर आए घंटा भर हो गया था। मैं माँ से मिलकर वापस बड़ी सी छत पर बने इकलौते कमरे के सामने थी। ये मेरा कमरा आजकल गोदाम बना हुआ था। ससुराल के बक्से, तोहफे, मेरे बड़े ब्रीफकेस जगह जगह ऊंचे पहाड़ जैसे लगे थे। मेज पर किताबों की जगह सिरमौर, माला, पूजा का सामान वगैरह भरा हुआ था और आज तो आधे दरवाजे पर नए कनस्तर और कार्टन रखे थे। पर्स दुपट्टा कुर्सी पर लटकाकर मैं जमीन पर बैठी और उन्हें धकेल कर किनारे सरकाने लगी। तभी बगल वाली छत से आवाज आई, डू यू नीड एनी हेल्प? मैं पलटी। बगल वाली छत पर 2.5 फुटिया ऊंची दीवार के उस पार शेखर था। हड़बड़ाकर मैंने दुपट्टा खींचा और कंधों पर फैला लिया। वो हौले से मुस्कुरा दिया।
उसके होंठ बाईं तरफ जरा झुक गए। वो अभी दफ्तर से आया होगा शायद। फॉर्मल्स पहने थे, आंखों पर चश्मा और कलाई में घड़ी बंधी थी, वरना घर में तो टी शर्ट में होता। मैं यहीं अपने कमरे में हूँ, हेल्प चाहिए तो बता देना। बहुत देर तक मेरा जवाब ना पाकर उसने कहा और छत पर बने अपने कमरे में चला गया। उफ गेसू, तू तो गई काम से, कैसे कहेगी उससे वो बात। उसके जाते ही फेफड़े भर सांस छोड़कर मैं बुदबुदाई और वापस सामान एडजस्ट करने लगी। 14 साल पहले पापा ने जब यहाँ घर लिया तब सबसे पहले दोस्ती मुकेश अंकल के परिवार से हुई थी। मेरे पापा अंकल के दोस्त बन गए, माँ आंटी की सहेली, तो फिर शेखर और मेरे बीच भी दोस्ती होना लाजमी था। वो मुझसे 2 साल बड़ा था। हम दोनों एक स्कूल में पढ़े और फिर कॉलेज भी एक ही रहा। थोड़ी देर बाद शेखर के कमरे से अंग्रेजी गानों की आवाज आने लगी। उसे वही पसंद थे और मुझे शुद्ध हिंदी सिनेमा गीत जिसमें दर्द, प्यार, बिछोह, मिलन सब महसूस हो। सामान लगाकर मैंने छत पर लगे नलके से हाथ मुंह धोए और कमरे में आकर तैयार होने लगी। खुशबूदार क्रीम लगाकर काजल की लकीर खींची, होठों को दांत से रगड़कर वैसलीन लगा ली और बाल सुलझाकर बाएं कंधे पर समेटते हुए खुद को आईने में देखा तो धुकधुकी बढ़ गई। धीरज गेसू, धीरज रख। मैंने सीने पर हथेली थपकाकर खुद को तसल्ली दी, लेकिन सुकून फुदकता फिर रहा था। एहतियात से मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया, नीचे आंगन में झांक कर तसल्ली की और उचक कर उसी दीवार पर बैठते हुए पांव इधर वाली छत पर टिका दिए। बचपन से ये दीवार कई बार फांदी थी, लेकिन आज का जाना एकदम अलग था। मैंने एक साथ शेखर के कमरे का दरवाजा 3 बार खटखटा दिया। अगले ही पल दरवाजा खुला। वो मेरे सामने था, हैरान सा। क्या हुआ गेसू, इस वक्त कैसे? मैं चुपचाप जमीन में निगाहें गड़ाए भीतर चली आई। उसका कमरा आज भी वैसा ही था। दीवारों पर मोटिवेशनल कोट्स लगे थे, किनारे पर 2 कुर्सियां पड़ी थीं, रैक पर किताबों के साथ नमकीन बिस्कुट के डब्बे और सामने साफ सुथरी स्टडी टेबल। बैठो तुम, कहते हुए उसने कुर्सी खिसकाई। मैं घबराते हुए बैठ गई। हथेलियां हैंडल पर रगड़ने लगी, पंजा लगातार फर्श थपथपा रहा था, कनपटी गर्म और सांसें ठंडी होने लगीं। कोई बात है? उसने पूछा तो मुझे घबराहट के मारे रोना आने लगा। मैंने कस के आंखें भींची, सीने में सांस थामते हुए कहा, मुझे तुमसे प्यार है शेखर। प्रेम कभी सपाट नहीं होता, उसमें संगीत जैसी लहरें होती हैं। मेरी कही बात सुरीली चिड़िया जैसे हमारे इर्द गिर्द घूम रही थी। शेखर दीवार से टिका, सीने से हाथ बांधे मुझे देख रहा था। प्यार, कैसे और कब से गेसू? उसने पूछा। मैं अपना मन टटोलने लगी जैसे मैं पर्स टटोलती हूँ, जिसमें ढेरों सामान है जिन्हें सब फजूल कहते हैं और मैं उन्हें जरूरी मानती हूँ, प्यार के लम्हों जैसे। कब से का क्या जवाब दूं? मैंने जवाब की जगह सवाल पूछा। जब से हुआ, कहकर उसने कुर्सी खींची और मेरे सामने बैठ गया। मैं 10वीं में थी और तुम इंटर में। तुम्हें वो दिन याद है जब मैं यूनिट टेस्ट में फेल हो गई थी? पूछते हुए मैंने उसको देखा। उसने पलकें झपकाई। पापा के डर से मैं दीवार की ओट में बैठी रो रही थी और तुम मुझे समझा रहे थे कि मेहनत करो, आगे अच्छे नंबर लाओ। फिर तुमने अपने अंगूठे पर मेरा आंसू समेटकर कहा था कि तुम मुझे रोते हुए अच्छी नहीं लगती। शायद वही पहला लम्हा था जब मेरी सांसें थमी थी। मैं चुप हुई तो लगा जैसे सांसें अब भी थमी हों, आंसू ढुलक रहे हों और शेखर के अंगूठे पर मेरा वो आंसू स्फटिक के मोती सा अब भी रखा हो। तुम्हें इतना बारीक याद है? पूछते हुए वो जरा खोया सा लगा। जहन के किसी कोने में वो लम्हा तलाशता। और तुम्हारी किताबें, कहते हुए मैं उठकर टेबल के पास चली आई और उसकी आधी पढ़ी एक किताब उठा ली। हमेशा की तरह इस किताब के कोट्स भी रंगे हुए थे, पन्नों के कोने मुड़े हुए। मैंने कोना खोल दिया। पहले पन्ने के बाएं कोने पर लिखते थे ना तुम अपना नाम? मैंने पूछकर कनखियों से देखा। वो फिर हैरान था।
मैं जरा नाज से मुस्कुराई। तुमने अपनी इंटर की किताब दी थी, उन्हीं किताबों पर लिखे तुम्हारे नाम में मैंने अपना नाम भी जोड़ा था, शेखर गेसु। वो सारे जुड़वा नाम मेरे पास अब भी हैं, कहते हुए मैं बुदबुदाई, और आगे भी रहेंगे। उसने ये नहीं सुना, वरना मेरे प्यार को बचकाना मेरी हरकतों को फजूल करार दे देता। वैसे मैं हमेशा उसकी नज़र में बुद्धू ही रही और वो मेरी नज़रों में बावरा। मैं चांद में आकृतियां खोजती और वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में बताता। मैं मौसम में रूमानियत बांटती और वो ग्लोबल वार्मिंग पर लेक्चर दे डालता। वो अक्सर कहता, गेसु तुम सिनेमा देखना बंद कर दो, और मैं कहती, तुम जबान बंद कर लो। तभी कुर्सी खिसकने की आवाज़ से मैं चिहुकी। शेखर उठकर रैक से बिस्कुट का डिब्बा उठा रहा था। उसे खोलकर मुझे देते हुए बोला, मेरे बारे में तुमने किसी को बताया? नहीं, मैंने नहीं बताया। फिर भी जाने कैसे सारी सहेलियां जान गई। वो मुझे चिढ़ाती थीं कि शेखर का नाम श्याम रख ले और खुद मीरा बन जा, और मैं उनसे लड़ती थी कि मैं मीरा क्यों बनूं, मैं तो राधा बनूंगी। मैंने कहा तो वो जोर से हंसा। मैं उसके गले का कंपन देखती रही। थोड़ी देर बाद जब वो शांत हुआ तो मैंने पूछा, क्या तुम्हें कभी नहीं लगा कि मैं किसी के प्रेम में हूं? एक नन्ही सी चुप्पी के बाद वो बोला, मैंने गौर नहीं किया। उसका जवाब जानती थी मैं, फिर भी लगा जैसे मन के खाली घड़े पर किसी ने धप से हथेली मारी हो और दुख भीतर गूंजने लगे। प्रेम की बातें करना दोबारा प्रेम करने जैसा है। मैं वही कर रही थी। खिड़की के कांच पर हल्की हल्की ओस जम गई थी। बाहर जलते पीले बल्ब का उजाला जरा धुंधला लगने लगा, जैसे चमकीली रुई का गोला लटका हो। मैंने अपनी तर्जनी उंगली कांच पर ठीक उसी जगह रख दी। आई कांट बिलीव इट, ये तुम हो? इतनी सीरियस? मेरे ठीक पीछे खड़े शेखर ने कहा। जाने कब इतने पास आ गया था। प्यार की बातें करते हुए मैं तुम बन जाती हूं, संजीदा। कहते हुए मैं पलटी तो मेरा कंधा उसके सीने से टकरा गया। सॉरी, बुदबुदाते हुए मैंने कहा। उस रोज जब माँ ने अचार की कटोरी भिजवाई थी, यूं ही गलती से टकराई थी तुमसे। तुम्हारी फेवरेट बादामी शर्ट पर अचार गिरा था। उसने फौरन टोका, हाँ, और जिसे पोंछने के चक्कर में तुमने और फैला दिया था। कितना मतलबी था ये। अपनी कमीज का खराब होना याद रहा, और मेरी लाइट पिंक साड़ी पे जो चाय गिरा दी थी उसका क्या? मैंने बदला ले लिया था तुम्हारी ड्रेस पे चाय गिराकर, उसने कहा। शायद मेरा मन पढ़ लिया होगा। वो साड़ी थी, मैंने टोका। वैसे मुझे खराब नहीं लगा था, क्योंकि उसके 2 मिनट पहले जब तुमने मेरे झुमके का पेंच कसते हुए कहा था, अच्छी लग रही है झल्ली, मैं उसी खुमारी में थी। तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट अच्छा लगा था। हाँ, अगर झल्ली ना कहते तो और अच्छा लगता। तुम्हें बुरा लगता था? पूछते हुए उसकी आंखों में तमाम माफियां दिखने लगीं। दरवाजों में खोस कर रखे गए छोटे छोटे सॉरी वाले नोट्स की तरह वो सर झुकाकर धम से कुर्सी पर बैठ गया। मैं दीवार से टेक लेकर खड़ी हो गई। फैला दुपट्टा मोड़कर कंधे पर डालते हुए बोली, मुझे तुम्हारे गुस्से से बड़ा डर लगता था। अच्छा, लेकिन मैंने गुस्सा कब किया? उसने पूछा। दुपट्टे की किनारी पर उंगली फेरते हुए मैंने कहा, जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी और तुम थर्ड ईयर में, और मेरा क्लासमेट कैंपस में साइकिल चलाना सिखा रहा था, याद है? और वो डांटना लॉजिकल था। हाँ, उसने मुझे उंगली दिखाते हुए कहा, तुम्हारा दुपट्टा साइकिल के पिछले टायर में फंस गया था। अकल तो एक जरा नहीं थी तुम्हें। अरे दुपट्टा गले में लपेट के कौन लेता है? जब भी वो ऐसे हक से डांटता तो मुझे और प्यार आता था उस पर। दिल करता उसके होंठ ऐसे उंगलियों से पकड़ लूं और उससे पूछ लूं कि किस हक से डांटते हो तुम? मैं कौन लगती हूं तुम्हारी? एक बात पूछूं? कहते हुए मैं उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गई। उसने अपने पांव पीछे सरकाए और जमीन पर हल्की हल्की थाप देने लगा। मेरे सवाल का अंदाजा लगा रहा होगा। क्या तुम्हें कभी मेरे लिए कुछ महसूस नहीं हुआ? किसी पल, किसी लम्हे में नहीं? पूछते हुए मेरी सांस डगमगाने लगी। वो चुप रहा। उसकी चुप्पी मुझे बेचैन करने लगी। इजहार तभी पूरा होता है जब जवाब मिले, फिर वो चाहे हाँ हो या फिर ना। मुझे भी एक जवाब चाहिए था।
मुझे महसूस हुआ गेसु, उसने कहा। हर पल, हर लम्हा हुआ। उसे सुनते हुए जाने मेरे मन का कौन सा दरिया छूटा के पलक से एक बूंद टप से उसकी हथेली पर गिर गई। अगर मैं किसी पहाड़ पर होती तो बाहें फैलाकर जोर से चिल्लाती, या मेरे सामने नीला समंदर होता तो लहरों पर लिखाती। गुलाब के फूलों का कोई बागीचा होता तो उसकी खुशबुओं से कह देती, देखा तुमने, शेखर भी मुझसे प्यार करता है। उसकी हथेली पर वो आंसू टिपके सा रखा था। मैंने उस पर उंगली रखी और एक फूल काढ़ने लगी। क्या कर रही हो? उसने मेरी बाह पकड़ते हुए कहा। बैठो कुर्सी पर। मैं किसी आज्ञाकारी प्रेमिका की तरह बैठ गई। वो मुझे कुरेदता हुआ देखता रहा, फिर मेरी पलकों की तरफ उंगली उठाते हुए बोला, तुम वाकई में रोते हुए अच्छी नहीं लगती। और जानती हो ये बात कब नोटिस की? जब तुम्हारा फाउंटेन पेन चोरी हो गया था और तुम उसको ढूंढते हुए रो रही थी, तब। मैं हैरानी से भवें उचकाए उसको देख रही थी और वो यूं मन खंगाल रहा था जैसे आज पहली फुर्सत मिली हो। और तुम जब नई सैंडल पहन के इतराती थी, नई ड्रेस पहनकर छत पर गोल गोल घूमती थी, तब बहुत प्यारी लगती थी। साड़ी में, सूट में, कुर्ती के नीचे दुबकाकर पहनी जीन्स में हमेशा अच्छी लगती थी तुम मुझे। कहते हुए वो उठा और मेरे चक्कर काटने लगा, जैसे प्रेम की परिक्रमा ले रहा हो। मैं गर्दन घुमा घुमा कर उसको देखने लगी। वो याद करते हुए बोले जा रहा था, जानती हो वो अचार वाली कमीज मैंने अभी तक वैसे ही रखी है। उसमें से अचार की महक तो चली गई, लेकिन तुम्हारी बाकी है अब भी। मैं हैरत से उसे देखने लगी। ये वाला शेखर मुझे चिनार के पत्ते सा लग रहा था, जिसके बारे में मैंने सुना लेकिन आज तक देखा नहीं। जैसे मैंने सफेद कच्छ नहीं देखा, पहाड़ी जुनैली रातें नहीं देखी, वैसे ही मैंने ये शेखर नहीं देखा था। मैं उठकर खड़ी हो गई। वो मेरे कंधे थाम कर बोला, उस रोज झुमके का पेच कसते हुए मैं तुमसे कहना चाहता था कि तुम मुझे अच्छी लगती हो। फिर कहा क्यों नहीं? मैंने शिकायत की। वो होंठ भींचते हुए बोला, कह देता तो हम प्यार में पड़ जाते, फिर सबको पता चलता, फिर तुम्हारे माँ पापा का भरोसा टूटता और सब कुछ खराब हो जाता गेसु। वो खिड़की से मेरे घर की ओर देखते हुए बोला, तुमने कभी सोचा कि अंकल या आंटी ने तुम्हें मुझसे बात करने से क्यों नहीं रोका? क्योंकि उन्हें यकीन था मुझ पे कि मैं तुमको भटकाऊंगा नहीं। लेकिन अब तो भटक गई मैं शेखर। मैं बुदबुदाई, लेकिन उसने सुना नहीं। ट्राउजर की जेब में हाथ डाले गुमशुदा खड़ा रहा। पछता रहा होगा या सोच रहा होगा कि अब क्या किया जाए। हमें चुप रहना था गेसु। ये 10 रोज भी काट लेते तो ठीक रहता। उसने कहा तो मैं चिढ़कर बोल पड़ी, लेकिन शेखर हम तो। तभी उसने मुझे चुप रहने का इशारा करते हुए फुसफुसाया, आंटी तुम्हें पुकार रही हैं। मैं सुनने लगी। माँ छत पर मुझे पुकारती घूम रही थी। वो सोई नहीं थी क्या, या बीच में उठकर मुझे देखने चली आई थी? अब वो क्या शेखर को पुकारेंगी? पापा को जगा के बता देंगी कि गेसु नहीं है कमरे में? मेरे दिमाग में सवालों का भूचाल आने लगा। घबराहट से हलक सूखने लगा। मैंने कस के आंखें भींच ली और दुआ करने लगी कि सब ठीक रहे। मेरी घबराहट घड़ी की सुइयों की तरह बढ़ रही थी। पर्दे की ओट से झांककर मैं माँ को परेशान होते देख रही थी। वो कभी गली में झांकती, कभी मेरे कमरे का दरवाजा खोलकर हौले से मेरा नाम पुकार लेती। एक आध बार जब उनकी नजरें इस तरफ घूमी तो जुबान पर दुआ का पहाड़ा तेज हो गया। थोड़ी देर में वो चली गईं। उनके सीढ़ियों पर उतरते पांव हमने सुने। 2 मिनट बाद शेखर ने हौले से दरवाजा खोला और बाहर देखकर तसल्ली कर ली कि वो चली गई या नहीं। तुम्हें अब जाना चाहिए, किसी ने देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी, उसने दरवाजे के पल्ले लगाते हुए कहा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था अभी जाने का। गेसु सुन रही हो तुम? उसने कहा तो मैंने सर हिला दिया, लेकिन अपनी जगह से हिली नहीं। वो समझ गया कि मैं आसानी से जाने वाली नहीं थी। वो सर हिलाकर बोला, तुम वाकई झल्ली हो। हाँ, अगर झल्ली ना होती तो आज ये सब कह पाती क्या? कहते हुए मैंने उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। एक वादा करोगे शेखर? वो मेरी खुली हथेली देखने लगा।
पक्का सोच रहा होगा कि कहीं मैं कोई इम्पॉसिबल टाइप का वादा ना ले लूं। ऐसा ही था वो, हिसाब किताब का पक्का। क्या वादा गेसु? उसने पूछा। शादी में अभी 10 रोज हैं। मैं इनमें वो प्यार जीना चाहती हूँ, सारे का सारा। मेरा हाथ अब भी उसके सामने था। उसने मेरी उंगलियां थामी और जरा सा झुककर मेरी कलाई पर होंठ धर दिए। मेरी देह का सारा लहू कलाई में सिमट आया। पांव के अंगूठे से गले तक की नस फड़कने लगी। मैं धक से उसके सीने जा लगी, आंखें कस के मूंद ली, जैसे वो अल्लड़ सी शेखर के प्यार में पड़ी गेसु मूंदती होगी। सुनो गेसु, उसने हौले से कहा, अब घर जाओ प्लीज। किसी को पता चल गया तो लोग बातें मनाएंगे कि कैसी लड़की है, शादी से पहले दीवारें फांद कर ससुराल आती है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने उसके सीने से गाल रगड़ते हुए कहा तो वो बोला, लेकिन मुझे पड़ता है। अंकल ने हमारा रिश्ता तय करवाया है। अब अगर उन्हें पता चला कि हम दोनों प्यार करते थे तो उन्हें धक्का लगेगा। वो हमारी अरेंज मैरिज करवाकर खुश हैं, उनको रहने दो ना खुश। हमें उनकी बात का मान रखना चाहिए, है ना? उसने मुझे अपने से अलग करते हुए मेरे कंधे थाम कर पूछा। मुझे जरा और प्यार आ गया उस पर, उसकी सोच पर। लेकिन मैं तो ठहरी। मैं फिर से हथेली आगे कर दी। तो फिर कल की डेट पक्की ना? मेरे कमरे की छत पर दीवार की ओट में बैठेंगे, ठीक? ठीक है बाबा, नाउ गो प्लीज। उसने हंसते हुए हाथ जोड़ लिए। मैं फुदकते हुए दरवाजे तक आई, हौले से किवाड़े खोल कर देखा और पांव चौखट के पार रखा ही था कि उसने मुझे पुकारा, सुनो गेसु। मैं पलटी। वो ठीक मेरे पीछे खड़ा था। जरा सा झुककर उसने मेरे कानों में कहा, मुझे प्यार है तुमसे। मुझे भी। धड़कते दिल से कहते हुए मैंने मन की गीली मिट्टी पर एक दफा फिर लिख दिया, शेखर और गेसु। बस इतनी सी थी ये कहानी।